Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn the assimilation and defecation in this 11th part of digestion and absorption along with some extra topics like PAM and calorific value. So without wasting time, let's start. Guys, one more thing which I used to say every day, but I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel at least because it motivates me to make further videos for you. सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एसिमुलेशन क्या होता है, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन तक पढ़ लिया था, तो अब तो एब्जॉर्ब हो गया फूड, तो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज़। देखो ब्लड और लिम्फ में तो चला गया, अब वहाँ से कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा। और टिश्यू क्या करेगा, टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी, अपने एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करेगा। टिश्यू का क्या काम है, रीजनरेट होना, जहाँ पर रीजनरेशन करना। अगर टिश्यू कोई किसी प्रॉब्लम है उसे दोबारा से ठीक करना है ना, टिश्यू का भी अपना वर्क है, तो वो अपने वर्क में यूटिलाइज करेगा ना। उसके बाद होता है ये, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन, ठीक है, एसिमुलेट कर लिया ना। इजेशन, अब उसके बाद होता है इजेशन। अब जो होगा डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस, जो डाइजेस्टिव वेस्ट होगा, जो खाना पचना था वो तो पच गया, जिसका काम था वो तो हो गया। अब जो बचा डाइजेस्टिव वेस्ट वो क्या होगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा कोहेरेंट फीसेस में। अब कोहेरेंट फीसेस वो कहाँ जाएगा, जाएगा रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम को मैंने बताया था स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। अगर वो देखेगा कि अब वो स्टोर नहीं कर पा रहे तो वो करेगा इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स। न्यूरल रिफ्लेक्स वो सीएनएस को मतलब सीएनएस को बताएगा भाई अब मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, अब कुछ करो, तो वो न्यूरल रिफ्लेक्स देगा। फिर न्यूरल रिफ्लेक्स उसे ऑर्डर देता है काउजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल, कि हाँ अब इसे रिमूव कर दो, ठीक है। नाउ द इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज कॉल्ड डिफिकेशन। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि इजेशन ऑफ द फीसेस टू द आउटसाइड टू द एनल ओपनिंग इसको डिफिकेशन। देखो मैंने सारा प्रोसेस बता दिया कि रेक्टम के बाद कहाँ जाता है, एनल कैनाल में, एनल कैनाल के बाद एनस में जाता है। एनस जो है वो दो इंस्पेक्टर से वर्क करता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री होता है। ये सारा मैंने लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ा रखा है, सो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो इसको डिफिकेशन कहते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस जो कि हमारे कंट्रोल में है, आकर्स बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये मास में निकलता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो बता रखी हूँ मैं, इसोफेगस में भी हुआ था, स्मॉल हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, और यहाँ भी होता है रेक्टम में भी, ये मैं बता रखी हूँ। नाउ इन इन्फेंट्स डिफिकेशन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, और यहाँ पर क्या होता है, डिफिकेशन या रिफ्लेक्स एक्शन से होता है। यहाँ पर जो वॉलेंट्री कंट्रोल है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का वो एब्सेंट होता है, लेकिन हमारे में एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल वाला एनल स्फिंक्टर है जिसका काम होता है वॉलेंट्री कंट्रोल से वर्क करता है, वो एब्सेंट होता है इन्फेंट्स, बच्चों में। नाउ अब जो काम का चीज़ नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं आएगा मुझे ज़्यादातर लगता है, फिर भी आपको जानना जरूरी है कि जो कलर होता है फिशेस का वो येलो टाइप होता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू स्टिरकोबिलिन। वो फॉर्म कैसे होते हैं, स्टिरकोबिलिन आखिर आता कहाँ से, इट इज़ फाउंड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आप जानते हो, दिस इज बाइल पिगमेंट, दीज आर बाइल पिगमेंट्स। सो एंड द फॉल स्मेल ऑफ एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा का बहुत फॉल स्मेल होता है। क्यों होता है, इट इज़ फॉर्म्ड, देखो इट इज़ ड्यू टू इंडोल, स्कैटोल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। क्यों 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 होता है, इंडोल, स्कैटोल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड वो फॉर्म करता है कॉलोन में। कॉलोन में क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द एमिनो एसिड्स बाय द बैक्टीरिया। मैंने कॉलोन में आपको एस्क्रेचिया कोलाई से भी बताया है, तो वो जाकर आप पढ़ना लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है एमिनो एसिड्स का बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। देखो अब तो हम लोगों ने उतना पढ़ लिया, अब हम जानते एक और चीज़ गाइस, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हूँ, तो आप उसे रेफ़र करना, प्लेलिस्ट में चेक करना। मैं ऐसा की हूँ कि सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर का एक जगह डिसऑर्डर्स को कंपाइल करती हूँ, तो जिससे ईजी होगा, सारा डिसऑर्डर्स एक जगह मिल जाएगा। उसे मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, और नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, ठीक है, तो आप वो देख लेना। नाउ यहाँ पर पेम है, क्या पेम क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के कारण दो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्वासियोरकर एंड मरासमस। अब ये क्वासियोरकर क्या होता है, देखो ये जो पढ़ो थोड़ा सा तो ये लग रहा है किशोर, मतलब देख रहा है किशोर, हमारे टीन एजर को क्या कहते हैं, किशोरावस्था, है ना। टीन एजर को किशोरावस्था कहते हैं। टीन एजर में आप क्या करते हो, न्यू न्यू चीज़ें करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत लोग
न्यू एक्सपेरिमेंट करने में माहिर होते हैं टीनेजर में, कूल दिखाने के लिए। तो उसी तरह बच्चे भी जब 1 ईयर एज से अबव हो जाते हैं थोड़ा सा कूल बन जाते हैं, लाइक अपनी बदमाशियाँ दिखाना स्टार्ट करते हैं, न्यू न्यू चीज़ें दिखाएंगे जिससे आप उन्हें मतलब अच्छा लगता है देखकर। तो वो क्या हो गया, एक तरह से सोच सकते हो कि दे बिकम्स द टीनेज, लाइक वो न्यू चीज़ें करते हैं। जैसे टीनेजर न्यू चीज़ें करने का शौक रखते हो वैसे बच्चों को भी न्यू चीज़ें करने का शौक आता है 1 ईयर के बाद। तो यहाँ पर पता चल गया कि चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज कम्स अंडर द क्वाशोरकर, और यहाँ पर चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। अब देखो मरासमस, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, ओके। तो अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मरा हुआ ऑफेंस मत हो ना, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं वो सोए रहते हैं दिन भर या फिर अपना शांत सा रहते हैं और ज़्यादातर उन्हें भूख लगेगा तो रोएंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, बिलो 1 ईयर ऑफ एज वो बच्चे होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, वो मतलब न्यू चीज़ें हरकतें करके नहीं दिखाएंगे। तो ये मरासमस में आ गया, मेरास्मस में आ गया ना। यहाँ पर क्वाशोरकर में होता है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। मैंने स्टार्टिंग में कैलोरीफिक वैल्यू में प्रोटीन पूजा को बताया था, तो वैसे मेरी एक फ्रेंड थी पूजा कुमारी, तो मैंने ऐसे ही लर्न किया था लाइक पूजा कुमारी। तो क्वाशोरकर में प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होती है। मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन्स और कैलोरीज दोनों की डिफिशियंसी होती है। यहाँ पर एक्सटेंसिव एडोमा होता है, यहाँ पर नो एडोमा होता है। एडोमा क्या होता है, एक्चुअली swelling of the body cavity due to the sebus fluid and sebus fluid क्या होता है, sebus gland से निकलता है एज अ काइंड ऑफ सीरम। तो उसको उसकी एकुमुलेशन के कारण जो स्वेलिंग हो जाती है उसे इडोमा कहते हैं, एंड यहाँ पर इडोमा नहीं होता है। देखो हमारे बॉडी में सब क्यूटेनियस फैट पहले से प्रेजेंट होती है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट ही रहती है, लेकिन इसमें मेरास्मस में सब क्यूटेनियस फैट डिसअपियर खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ एकदम एक्सेस थीन हो जाता है बच्चा, ठीक है, हड्डी दिखने लगती है। इसमें क्या होता है कि बेली फैट हो बेली जो है वो मोटी हो जाती है, मतलब स्वेल कर जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर फैट बहुत रहता है प्रेजेंट, यहाँ पर फैट नहीं रहता है ना। यहाँ पर वेरिंग ऑफ मसल्स एंड थिनिंग ऑफ लिम्स अगर, ठीक है, मसल्स होस्टाइल हो जाते हैं एंड जो लिम्स है वो थिन हो जाता है, पैर का थाई वगैरह पतला हो जाता है। यहाँ पर भी एक्सट्रीम इमेसिएशन हो जाता है, एक्सट्रीम थिननेस हो जाती है, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स अकर, ठीक है, एक्सट्रीम हाल हो जाता है बॉडी का, एक्सट्रीम थिन हो जाएगी, एकदम पतली सी, सिर्फ हड्डी दिखने लगता है। एंड थिनिंग ऑफ लिम्स यहाँ भी हो जाता है। स्किन यहाँ पर स्वेलन होती है, यहाँ पर ड्राई और रिंकल्ड हो जाती है, ठीक है, पूरा जैसे एक बुढ़ा हो जाता है इंसान कैसा दिखता है, पूरी उसकी रिंकल दिखने लगती है और हड्डी दिखने लगती है, तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर बॉडी पूरी सूख जाती है। नाउ यहाँ पर अंडरवेट होता है, यहाँ पर सिवियरली एमिसिएटेड, ठीक है, यहाँ पर अंडरवेट ही होता है लेकिन यहाँ पर एक्सेस अंडरवेट हो जाता है, मतलब एक्सेस थिननेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी अंडरवेट है, यहाँ भी अंडरवेट है, बट मेरास्मस में एक्सट्रीम में चला जाता है, ये भी एक्सट्रीम जाता है बट वो एक्सट्रीम, समझ रहे हो। यहाँ पर एटलीस्ट जो बेली है वो स्वेल किया हुआ है तो थोड़ा सा समझोगे कि रहेगा कि हाँ मतलब अंडरवेट है बट एक्सट्रीम नहीं है, बट यहाँ पर एक्सट्रीम रहता है, ठीक है। अब देखते हैं ये डायग्राम, देखो क्वाशोरकर और मेरास्मस का मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा है। क्वाशोरकर में क्या होता है, हेयर का कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन वाइटिश टाइप का हो जाता है। मसल्स देखो यहाँ भी वेस्ट हो रहा है, मसल्स नहीं दिख रहा, मसल्स वेस्ट हो गया, इसमें भी मसल वेस्ट हो रहा है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। यहाँ पर फैट प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस फैट अभी मैंने बताया, अंडरवेट होता है, इडोमा प्रेजेंट होता है। इडोमा देखो यहाँ इसका पेट फूला हुआ है, यहाँ पर देखो इडोमा नहीं है तो पेट एकदम अंदर ही घुस गया है, अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हेयर नॉर्मल रहता है, ओल्ड मैन की तरफ फेस हो जाता है, मैंने बताया रिंकल्ड आ जाता है, तो समझ रहे हो ओल्ड मैन फेस हो गया। नाउ यहाँ पर वेरी लिटिल फैट प्रेजेंट होता है, यहाँ फैट प्रेजेंट नहीं होता, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होती है, डिसअपियर हो जाती है। वेरी अंडरवेट मतलब एक्सेसिव इमेसिएशन मैंने बताया, ओके, और यहाँ पर इडोमा प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ अब एक और टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू आपको जानना चाहिए। देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो 1 ग्राम ऑफ फूड है, 1 ग्राम ऑफ फूड है उसका कंबसन होता है यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ फूड का कंबसन होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर में, और कैलोरी मीटर में कंबसन होने के बाद हीट रिलीज होती है, इसी को कहते हैं इट्स जो
फूड है 1 ग्राम फूड का, उसका कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। मतलब 1 ग्राम फूड की कंबसन बॉम्ब कैलोरीमीटर में होगी और हीट रिलीज होगा, इसको कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ठीक है, समझ गए। इसका जो एसआई यूनिट है वो किलो कैलोरी पर ग्राम है। ओके, और फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड क्या है? इसमें 1 ग्राम ऑफ फूड का कंबसन ह्यूमन बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में होगा, और क्या रिलीज होगा? एनर्जी। देखो वहाँ पर हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन हीट भी एक तरह से एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी कहो या हीट कहो, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन कहाँ? ह्यूमन बॉडी में। तो इसे कहते हैं एक्चुअल। अब ये तो था किसी चीज़ से कंपेयर करना, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, वो कंपेयर करने के लिए। लेकिन फिजियोलॉजिक वैल्यू जो हमारे बॉडी में हो रही है, एक्चुअल अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है 1 ग्राम फूड से, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। ये दोनों का यूनिट सेम है, किलो कैलोरी पर ग्राम। नाउ इसको मैंने आपको लर्न करवा दिया था स्टार्टिंग में ही कि कैलोरीफिक वैल्यू का ऑर्डर याद रखना, सबसे ज़्यादा फैट का, फिर प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। मैंने याद करवाया था फैटी पूजा कार से गई, स्टोरी देख लेना, स्टार्टिंग में मैंने बताया है। तो सबसे ज़्यादा फैट 9 एंड प्रोटीन 5 एंड कार्बोहाइड्रेट 4। देखो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिक वैल्यू में 9, देखो आसपास ही रहेगा, 9 है, एंड ये क्या होगा 4.0, एंड इसमें दोनों सेम रहता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। नाउ गाइस ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर देखा था, वो क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड बाय द बॉडी। देखो जब आप बहुत दिनों के लिए फास्ट करते हो, तो किस टाइप के सीक्वेंस में हमारा बॉडी जो है वो फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करता है? तो इसका आंसर है, सबसे पहले हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन। अब इसका रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कहते ना कि जब किसी को चक्कर आ रहा है, भाई ग्लूकोज दे दो, तो ग्लूकोज, तो वो क्या करता है, हमारा बॉडी देख रहा है कि जब फास्ट किए हुए हो आप, तो हमारे सबसे पहले उसे एनर्जी चाहिए। अब आप फास्ट किए हो, उससे चक्कर आ रहा है, तो वो एनर्जी के लिए क्या लेगा? कार्बोहाइड्रेट ले लेगा, ग्लूकोज ले लेगा। ठीक है, हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लिया ग्लूकोज। अब देख रहा है कि अभी फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हो, तो फिर वो जाता है, बॉडी मूव्स ऑन टू द एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और फैट के पास जाता है, और फिर फैट एक्यूमुलेट कर लेता है। देखो वो लास्ट में प्रोटीन के पास इसलिए जा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि फैट भी ख़त्म हो गया, तो अब तो प्रोटीन के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो प्रोटीन के पास नहीं जाना चाह रहा था। प्रोटीन इज़ द मोस्ट इसेंशियल कंपाउंड ऑफ आवर बॉडी, तो वो सोच रहा था कि आप बच्चा खाना खा लेगा, बट इंसान ऐसा होता है कि नहीं, फास्ट ही करना है उन्हें, तो वो खाना नहीं खाएगा। तो फिर अब तो उसे प्रोटीन चाहिए ही, तो अब वो तो फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा ही। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा दिनों तक फास्ट नहीं करो, क्योंकि मसल्स वो जब वीक पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो रीज़न यही है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट यूटिलाइज करेगा, देन प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया। सो गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिगनिंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।